अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है मेरी जद्दोजहद और इस मेरी जद्दोजहद में आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान की जब आप तारीख़ लिखेंगे पाकिस्तान के मईशत के हवाले से, पाकिस्तान में और दीगर उमूर हैं, तो मैं क्योंकि वो जो पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनकी ज़िंदगी का एक एक वर्क जो है हम चाहेंगे कि आपके सामने रखें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इबारत है मुसलसल जिद्दोजहद से और कामयाबियों से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, और आप साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में आप उनके मुशीर भी रहे ऑस्टेरिटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए तवील नहीं किया कि मुझे पता है कि मुझे बाद में वक्त भी कम पड़ जाएगा और फिर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे सामने जो इस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि जब वो इशरत से शुरू हुए, ठीक जब उनका नाम इशरत रखा गया तब से शुरू करें, जरा अपने जिंदगी के औराक पे नजर सफ़े पलटिए कुछ। ये बहुत आपने अहम सवाल किया है, क्योंकि हम 1947 में लुट खुट के अपने आबाई शहर जो था आगरा से सूरत आए। रात को हमें कहा गया, हमारे जो, मैं तो बहुत छोटा था, 6 साल का था, मेरे पेरेंट्स को कहा गया कि तुम फ़ौरन निकल जाओ वरना सुबह तक तुम्हारा यहाँ पर हशर ठीक नहीं होगा। तो जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में रात को बैठकर ट्रेन लेके सूरत, जो एक गुजरात में पोर्ट है, वहाँ पहुँचे। 15 दिन तक हम इंतज़ार करते रहे जहाज़ का, हाँ, कि पाकिस्तान जहाज़ आएगा तो फिर उसमें हम जाएंगे। तो वहाँ पे जो भी हालात होते थे, अफरा तफरी का निज़ाम था, कोई हुकूमत नहीं थी। आपकी फैमिली में कौन कौन था? मेरे वालिद, मेरी वालदा और मैं, 3 हम थे। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। तो आप इकलौते साहबजादे उस वक्त तक था। अच्छा, बात को तो माशाल्लाह हमारे 10 बहन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो वहाँ बैठे रहे। एंड दे ऑल आर पाकिस्तानी? जी जी जी, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद वो जहाज़ आया, हाँ। जहाज़ में बैठ के हम कराची पहुँचे। तो मलीर में कैंप लगा, रेफ्यूजी कैंप। एक तो मुझे उल्टियाँ उसमें बहुत आ रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, सी सिकनेस जिसको होती है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो आया तो आपको उस ज़माने का मलीर, तो आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, मलीर जो था वो एरिड था बिल्कुल, वहाँ मिट्टी धूल खाक उड़ती थी, डेजर्ट टाइप था। तो उससे मुझे डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए। ओके। उसकी वजह से मेरा हाल जो था वो बहुत ख़राब हुआ। इन हालात में हमने अपना सफ़र शुरू किया। यानी आपका वो सफ़र जो है उर्दू वाला सफ़र भी रहा और इंग्लिश वाला सफ़र भी रहा, दोनों सफ़र रहे। तो ये हमारी आगाज़ थी। फिर उसके बाद हमें हैदराबाद में हमारी फूफी और फूफा आके सेटल हो गए थे हमसे कुछ दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि हमारे बराबर का एक घर है वो खाली हुआ है, जो हिंदू हैं वो जा रहे हैं, हाँ, तो आप यहाँ आ जाएं। हाँ। तो मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों वहाँ गए, और वो हिंदू फैमिली बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा जी आपके पास ये चाबी है, ये सामान जो है हम रख के जा रहे हैं, अपना फर्नीचर ये नीचे कमरे में, अगर हम ना आए तो ये आपका हो जाएगा। क्या फीलिंग्स होंगी सर उस वक्त, ये मुझे बताइए कि आज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हम तो बड़ी ब्लेसिंग है हमें, हाँ, कि हम बहुत महफूज जगह पे हैं, महफूज मुल्क में। ये हिजरत इटसेल्फ जी कितना तकलीफ दे अमल है? बहुत तकलीफ दे, बहुत। मुझे तो खैर उसका इतना नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना और जो मैं उस पूरे सफ़र से गुज़रा अपने माँ बाप के ज़रिए से मुझे मालूम हुआ, तो वो बहुत ही उनके लिए कठिन दिन थे। फिर क्या हुआ, अल्लाह का करम होता है बस, कि वहाँ एक वकील साहब थे, आगा एजाज़ हुसैन साहब, उनकी बेगम जो थी बाद में MPA भी हो गई थी, ताहिर आगा। उनके पास ये जूनियर एडवोकेट के तौर पर नौकरी करने लगे मेरे वालिद साहब। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमने अपना थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो है वो शुरू की।
और ये आप हैदराबाद की बात ये कर रहे हैं। हैदराबाद हम तो शिफ्ट हैदराबाद में तो अभी भी हम किसी से बात करते हैं हैदराबाद से, एक लतीफाबादी जहन में आता है बहुत नहीं, सारे- उस वक्त लतीफाबाद नहीं था। अच्छा। उस वक्त हम जो थे वो ये कहते थे भाई खान की चाड़ी। ओके। और वहाँ एक मुखी गोविंद राम का बहुत बड़ा एक महल था, उसके नजदीक ये घर हमारा था वहाँ पर। कभी बाद में इत्तेफाक हुआ जाने जी, का? जाते रहते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे फिर वालिद साहब के पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो उन्होंने मुझे घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया और मुझे इतना तैयार कर दिया कि मैं 7वीं क्लास में डायरेक्टली एडमिट हो गया गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में। ओके, ठीक। और 12 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक कर लिया। अब उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान ये होता है कि ना आप स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी कुछ नहीं होती, सोशल स्किल्स नहीं जी, है। जी। फिर मेरा कद इतना छोटा था, मैं ऐनक लगाता था, तो बड़ी मेरे ऊपर जो थी, जब मैं कॉलेज में गया तो हूटिंग होती थी वहाँ पर, मुझे बड़ा लोग तंग करते थे। उस जमाने में भी होता था? उस जमाने में ये बुली जो है ये इसी दौर की नहीं, उस जमाने, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, ये था, तो इतना परेशान मुझे करते थे कि कभी कभी तो मैं सोचता था कि यार ये कॉलेज में मैं क्यों आया हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक रास्ता है सरेंडर का, कि इनकी बातें जो हैं इनको सुन के मैं विथड्रॉ कर लूँ। दूसरा है हिम्मत हार जाऊं। हिम्मत हार जाऊं। हाँ। दूसरा ये है कि आई शुड प्रूव देम रॉन्ग। तो मैंने डिबेटिंग की तरफ तवज्जो दी कि मैं इंग्लिश डिबेटिंग की तरफ गया। और इमरान, अल्लाह का ये करम हुआ कि यही लोग जो फर्स्ट ईयर में मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे इतना बुरा भला कहते थे और रिडिक्यूल करते थे, 4 साल के बाद उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन इलेक्ट किया। वाह, क्या बात है जनाब, क्या तो बात अगर है। आप छोड़ जाते, आपको एक कॉम्प्लेक्स हो जाता हाँ। कि यार ये तो मेरी जिंदगी खराब है। सो यू हैव टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू आपने प्रूव डर को डरा दिया। डर को। तो ये एक मुझे सबक मिला कि यू शुड नॉट गिव अप इवन अंडर द मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। हमारे यहाँ आजकल मैं देखता हूँ बच्चे जो हैं वो जल्दी से हिम्मत छोड़ जाते हैं, वो स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो परसिवियर नहीं करते हैं, इसलिए फिर उनको कामयाबी नहीं होती है। अब 10, 15, 20 साल से अगर हम बात करें तो तब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती जी, थी, बहुत होती। वो कबड्डी और फुटबॉल और स्पोर्ट्स और क्रिकेट बहुत होता था। हाँ। तो वो होता था, लेकिन उसमें मैंने अपने आप को नहीं किया। तो इंसान को ये देखना चाहिए कि कहाँ वो एक्सेल कर सकता है, ठीक है। उसकी तरफ जाए। तो मुझे डिबेटिंग का बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी कोचिंग, हमारे टीचर थे एक, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे, बड़े अच्छे टीचर थे। हाँ। और उन्होंने हमें कोच किया। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री में एमएससी करने लगा सिंध यूनिवर्सिटी से, और वहाँ भी मैं वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का इलेक्ट हुआ। डिबेटिंग के बड़े ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। जब मैं स्कॉलरशिप पर कनाडा आया, यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया, तो वहाँ मैंने देखा कि सारी रात जो है मैं लेबॉर्ट्री में बंद होके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा इशरत हुसैन, ये तो तुम्हारा शौक नहीं है, तुम्हारा तो यू आर पीपल्स मैन, यू वांट टू मीट पीपल, यू वांट टू इंटरेक्ट विद देम, यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम। तो ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सारी रात जो है वो लेबॉर्ट्री में रहो और सुबह उठ के सोने चले जाओ। उस वक्त इस पाकिस्तान में फ्लड आया था, और मैंने $465 जो थे वो रेस किए वहाँ के स्टूडेंट्स से ईस्ट पाकिस्तान फ्लड रिलीफ फंड के लिए, और एम्बेसडर थे बर्क साहब, उनको बुलाया। ठीक है। तो तो मैंने ये कहा- सिविल सर्विस का जो है अभी नहीं आया, अभी आ रहा हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको ओके। आपके पूरी एक सीक्वेंस बता रहा ठीक है, ठीक है, टाइमलाइन पे हम हूँ। चल जब रहे मुझे पता चला कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, हैं। हाँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं यार अब तुम एमएससी कर गए हो, डाओ
केमिकल ने मुझे जॉब भी दे दी। उस ज़माने में कनाडा की नेशनैलिटी भी मिल जाती थी। जैसे ही आपको जॉब मिली, नेशनैलिटी मिल गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो पाकिस्तान वापस जाऊंगा। आई टर्न डाउन द जॉब एंड आई टर्न डाउन द सिटीजनशिप एंड आई केम टू पाकिस्तान। फिर उस ज़माने में आपको याद होगा, खैर आपको तो नहीं याद होगा, अभी तक मैं पैदा नहीं हुआ, अभी तक पैदा नहीं हुए थे आप, कि CSS जो था वो एक मिराज समझी जाती थी फॉर ए यंगस्टर। बिल्कुल। तो हर आदमी ये कहता था कि तुम्हारा बेटा इतना काबिल है तो वो सिविल सर्विस का इम्तिहान क्यों नहीं देता है, मुकाबले के इम्तिहान में बिठाओ इसको। हाँ। तो फिर मैंने अपने वालिदैन से कहा चले मैं केमिस्ट्री तो अब नहीं करूँगा, तो मैं आपके कहने पर सिविल सर्विस का इम्तहान दे देता हूँ। मेरे चचा पहले एक सेलेक्ट हो चुके थे मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट में, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि नहीं इसमें तुम खिदमत कर सकते हो। तो मैंने इम्तहान दिया और अल्लाह के फजल से 6th पोजीशन मेरी सारे पाकिस्तान में आई एंड 64 में हमने ज्वाइन किया और वो बैच माशाल्लाह फारूक लगारी उसमें प्रेसिडेंट बने, शाहिद हामिद जो थे गवर्नर पंजाब बने, अब्दुल्ला मेमन मरहूम बड़ा अच्छा हमारा दोस्त था वो मिनिस्टर बना, मोइन अफजल जो था वो सेक्रेटरी जनरल बना। बड़े ज़बरदस्त हमारे बैचमेट्स थे और पाकिस्तान जो था वो उरूज पे था उस वक्त जब हम सिविल सर्विस में थे और खिदमत का एक बड़ा जज्बा 64 से लेकर और आइंदा जब तक 72 में भुट्टो साहब ने रिफॉर्म नहीं की थी, ये 8 साल की पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं शिकारपुर में रहा, मैं नवाबशाह में रहा एज असिस्टेंट कमिश्नर और बड़ा अच्छा एक किस्म का जज्बा होता था कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया यंग एज पर, आई वाज 24 एट दैट टाइम, कि मैं इन लोगों की खिदमत करूं। गरीब लोग हैं, इनको वहाँ तो फ्यूडल लैंड लॉर्ड का सिस्टम है ना, तो उनकी तो कोई पूछने वाला कोई नहीं होता था। तो मैं तो फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स को नहीं मिलता था, मैं तो जो गरीब आते थे उनको मिलता था। ठीक है। सो दैट वाज दी। उसके बाद फिर हमारा ईस्ट पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। हाँ, तो एक जगह है बे ऑफ बंगाल पे पटवाखाली अब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पानी है, दरिया हैं, कोई सड़क नहीं थी, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी। मैंने कहा कि ये गरीब लोग जो हैं 1 मिलियन लोग थे पटवाखाली में, ये गरीब लोग जो हैं वो खर्चे करके टाइम गुजार के हेडक्वार्टर पे आए। मैं अपनी बोट लेकर 21 दिन उनके गाँवों में जाता था और उनके वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करता था। इमरान, आज भी अगर तुम उससे पूछो कि आपकी ज़िंदगी की मेराज क्या है, तो दैट इज़ माई मेराज, कि मैं उनकी खिदमत करता था कि उनके जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के, उस मेराज ने आपको बामे उरूज दिया। देखिए जो अल्लाह ने बड़ा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, हाँ, वो आपको कहाँ तक लेके चली। देखो ये एक होता है कि अल्लाह भी आपकी मदद करता है फिर इस तरह से। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको खिदमत का जज्बा होना चाहिए ना। उस ज़माने में ये होता था कि जी आपके बड़े ठाठ हैं, वो तो ऐसी जगह थी जहाँ अखबार भी नहीं थे, टीवी वीवी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं था, तो आप पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे थे, सही, आप एक जज्बे के लिए कर रहे थे। बिल्कुल बजाका। तो जब हम वापस आए ईस्ट पाकिस्तान से, फिर मैं चिटागोंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, बंगाली मैंने सीखी। गवर्नर साहब को मुखालता हुआ कि मैं बंगाली हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे गले लगाया कि यार ये देखो वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर है और फ्लुएंट बंगाली बोलता है। उससे मेरी जो है वहाँ पर जो स्ट्रेचर था वो और भी इम्प्रूव हो गया। याया खान का ज़माना था, तो एक स्कॉलरशिप आती थी विलियम्स कॉलेज से, तो उनके पास नाम गए तो मेरा नाम नहीं था, वो मुझे नाम से नहीं जानते थे। तो सलीम जिलानी साहब उनके सेक्रेटरी होते थे, तो उसे कहने लगे वो चश्मे वाला छोटा सा लड़का जो आके मुझे प्रेजेंटेशन करता है उसका नाम क्यों नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा जी उसकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड नहीं है। कहता तुमने तो इसमें लिखा है कि वो इंटरव्यू होंगे लोगों के, प्रोफेसर आएगा वो इंटरव्यू करेगा, उसमें सेलेक्ट कर, इसको भी डाल दो उस लिस्ट में।
इंटरव्यू होता है, कामयाब हो गया कि नहीं होता। तो मेरा नाम गवर्नर साहब ने अपनी तरफ से डाला, जो सरकारी तरीका था क्या बात है। तो इस तरह मैं विलियम्स कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। वो प्रोफेसर आया और उसने मुझे 12 लोगों में से मुझे सिलेक्ट किया और मैं विलियम्स कॉलेज चला गया, वहाँ मास्टर्स किया। फिर वापस आया। कमाल असफर साहब उस ज़माने में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे अपने एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस में रफ़ीक आखुन साहब मरहूम, बड़े वन ऑफ द फाइन ऑफिसर्स, वो मेरे सेक्रेटरी थे। तो जो मैं सीख के आया था उसका मैंने यहाँ पर फ़ायदा उठाया और कंट्रीब्यूट किया। फिर भी एक ख्वाहिश थी कि मास्टर्स कंप्लीट नहीं है, तो मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली, वो कहते थे यार तुम पागल हुए हो, तुम्हारा मास्टर्स तुमने कर लिया, अब तुम्हारी इतनी नॉलेज हो गई, अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो। मेरी उस वक्त तक 2 बच्चियां भी हो गई थी और स्कॉलरशिप भी बहुत थोड़ी थी। 18 महीने के लिए मुझे भेजा गया था। मैंने कहा नहीं, मैंने PhD करना है। तो मैंने फोर्ड फाउंडेशन की एक स्कॉलरशिप थी, उसके लिए अप्लाई किया और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया PhD का। तो मैंने वहाँ से PhD की। अब ये देखो कि लोग मुझे कहते थे यार तुम डिप्टी कमिश्नर बन जाओगे, वो बेहतर है कि तुम ये PhD कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को और आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, लेकिन मैं जरा क्योंकि पर्सनल लाइफ को भी शामिल करूंगा। हाँ। यहाँ पे आपका एक सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है। आपकी शादी हो गई। जी। शादी आपकी कहाँ हुई, कब हुई, किन हालात में हुई, ये जरा हमारे साथ बताइए। शादी ऐसे हुई कि मैं लाहौर में पोस्टेड था, तो हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे, उनकी ये साली थी। तो उस ज़माने में तो आपको पता है कि वो अरेंज होता था। तो उन्होंने फिर हमारे घर में पैगाम भेजा कि जी हमें ये लड़के जो है ये पसंद है। डायरेक्टली तो नहीं भेजा, किसी के हाँ, थ्रू जो भेजा, उस वक्त रीति रिवाज होता है उस हवाले से। तो मेरे माँ बाप ने उसको अप्रूव कर दिया। ऑल्दो शी इज़ फ्रॉम फ्रंटियर प्रोविंस। अच्छा। और उसके भाई जो थे वो एम्बेसडर थे इंडिया में, अजीज़ अहमद ख़ान। हाँ। और फिर अफ़गानिस्तान में भी एम्बेसडर थे। और दूसरा भाई जो खलील अहमद था वो DG सिविल एविएशन था। तो इसकी ये बहन है जिससे अच्छा। मेरी शादी हुई। तो आपके They are from पेरेंट्स ने frontier। अप्रूव किया, आपने किया कि नहीं किया? मैंने भी आजकल- किया। अच्छा। मैंने भी किया। हाँ। मैंने भी किया और मेरे पेरेंट्स ने भी किया। तो इस तरह हमारी 1970 सितंबर में शादी हुई। एंड उसके बाद हमारी पहली बेटी जो हुई है विलियम्सटाउन में पैदा हुई है। जब देखें इस लड़की ने, बड़ी यंग लड़की थी, इतने 6 महीने वहाँ बर्फ़ पड़ती थी और ये अपनी ट्रॉली भी शॉपिंग के लिए जो ग्रोसरीज करने जा रही है और बेबी कैरेज भी, दोनों साथ चला के जाती थी। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। तो जब तक आपकी बेटर हाफ आपके साथ सेक्रीफाइस नहीं करे उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ लाइफ पार्टनर होना जरूरी नहीं है, नहीं। गाइड लाइफ पार्टनर होना बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे वो कंफर्ट जो जब तक आपके पास नहीं होगा आप नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम बॉस्टन गए तो हमारे तो 2 बच्चियां थीं और छोटी छोटी थीं। ये रात को 1 बजे लाइब्रेरी में से पार्ट टाइम जॉब करके, हमारी इनकम इतनी कम थी, उस सप्लीमेंट करती थी, बीच में से आती थी उनको फीड करने के लिए। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पार्टनर यू नीड। अगर वो नहीं करती, मुझे तो उसने छोड़ा हुआ था कि तुम पढ़ो, कि तुमको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट आई थिंक तुमने सवाल पूछा, आजकल के बच्चों और बच्चियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो यूनियन है ये सेक्रीफाइसेस दोनों साइड पे होनी चाहिए। एक साइड पर नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड पे होनी चाहिए। एंड देन आई थिंक गाड़ी जो है वो आगे चलती है और अल्लाह जो है वो उसको मदद करता है, बरकत देता है। साथ देना एक अलग चीज होती है और फिर बरकत एक अलग चीज होती है। तो आपकी जिंदगी जो है वो, मैं कहूंगा कि बरकत का जो एक एलिमेंट है वो माशाल्लाह। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से माशाल्लाह कोई 52 साल माशाल्लाह आपकी शादी को 52 ईयर्स। जी जी जी, 52 साल अल्हम्दुलिल्लाह, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी जो है मेरी वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC, जो ये कोरोना में अटलांटा में, शी वाज इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी स्पेशलिस्ट माशाल्लाह। और शी डिड हर MD फ्रॉम टफ्स मेडिकल स्कूल डेंटिस्ट्री में। और उसके बाद
उसको ख्याल आया कि मैं ये लोगों के मुंह देखकर तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में काम करना चाहती हूँ। तो शी वेंट टू हार्वर्ड स्कूल पब्लिक हेल्थ, वहाँ से मास्टर्स करके सरकारी मुलाजमत उसने की, जहाँ उसको इतनी तनख्वाह मिल रही थी अपनी डेंटिस्ट्री में, उसको छोड़ छाड़ के, और वो जाती थी सदर्न सूडान, वो जाती थी हेटी, वो जाती थी एबोला के वक्त पे सेरा लियोन। इतनी छोटी सी petite है, बट उसकी भी जो कमिटमेंट है, मतलब इनहेरिट किया ना, वो जरसू में जो है वो वालिद से इनहेरिट हुए बेटी में, तो वो बड़ी उसकी मैं दाद देता हूँ। और दूसरी बेटी जो है मेरी, उसने क्रिएटिव राइटिंग में किया, लेकिन उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसकी वजह से वो फिर फैमिली लाइफ के ऊपर जरा बैलेंस करना चाह रही थी। ठीक। सो शी स्विच टू फैमिली थेरेपी, वो अच्छा। लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स होता है, हाँ। तो उसने वो कोर्स करके ना पार्ट टाइम शी डज फैमिली, एंड वी हैव 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बच्चों के बच्चे, वो जो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद। जी, वो हाँ? प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट ये है। अच्छा, अब मैं तो जाता हूँ, अभी मैं होके आ रहा हूँ सारे ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के साथ, वो जो मज़ा आता है वो और किसी और तरीके से ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा आते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। फिर आगे तो बढ़ मैं जाते हैं। आया वापस, तो इतने में वर्ल्ड बैंक ने एक एडवर्टाइज की पोस्ट फॉर जूनियर इकोनॉमिस्ट। अच्छा, ठीक है, तो मुझे वहाँ जो मेरे प्रोफेसर थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये भेजा कि भाई ये जूनियर इकोनॉमिस्ट की, और तुम्हारी जो क्वालिफिकेशंस हैं और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से तुम इसको फिट हो गए, तो तुम। अब मैंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन क्योंकि मैं CSP था, तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न से नो ऑब्जेक्शन लेना था। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अभी ये छुट्टी करके आ रहा है 18 महीने PhD करने के लिए, अब ये फिर वर्ल्ड बैंक जाना चाहता है। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू आफ्ताब अहमद खान मरहूम, मेरे बॉस रह चुके थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे, एंड गुलाम इसाक खान अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस ज़माने में। ठीक। अब ये ज़िया-उल-हक का ज़माना आ जी गया जी था। जी जी। उन्होंने कहा यार ये तो इंटरनेशनल कंपैरेटिव पोजीशन है, अगर ये सिलेक्ट हो गया तो इसमें तो पाकिस्तान का नाम होगा कि पाकिस्तानी वर्ल्ड बैंक में आ गया है। ये हमारे लिए रिजर्व तो नहीं है। ठीक है, ठीक तो है। उन्होंने ज़िया-उल-हक को नोट भेजा गुलाम इसाक खान ने, और मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया 1979 में 1979 एज ए जूनियर इकोनॉमिस्ट। बिल्कुल। अब इमरान मैं वहाँ गया, यहाँ तो गाड़ी, बंगला, नौकर, यार तो ग्रेट फुल प्रोटोकॉल। ओहो, कितने मेरे PA, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट्स, क्लर्क, और पूरा मेरा P&D का और फाइनेंस का स्टाफ मेरे आगे पीछे घूम रहा है। वहाँ मुझे एक आधा कमरा जो है वो अलॉट हुआ, और एक सेक्रेटरी मिली सिर्फ, जो शेयर करती थी मेरा और उसका। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये किधर मैं आगे फंस गया हूँ। ये लोग सही कहते थे कि यार वो CSP की जो शान है, शौकत है, उसको छोड़ छाड़ के तुम इधर क्या आ गए यहाँ पर। अब वो नाम भी तो ना, नाम में एक इशरत लगा हाँ, हुआ है। हाँ। और वो नाम के मुकाबले की चीज तो कभी भी कम से कम उस दौर में नहीं मिली। इशरत, कदा और ये सारी चीजें, इबारत जो है जिंदगी मुसलसल जिद्दोजहद से। लेकिन ये जो तुम्हारा जद्दोजहद का है, हाँ। आई वर्क वेरी हार्ड एंड दैट पेज अ लॉट। एंड वहाँ इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, वहाँ सीनियरिटी पे आपकी प्रमोशन ही होती है। 1 साल के बाद आई बिकेम इकोनॉमिस्ट, 1 साल के बाद आई बिकेम सीनियर इकोनॉमिस्ट, 3 साल के बाद आई बिकेम डिवीजन चीफ, 3 साल के बाद आई बिकेम चीफ इकोनॉमिस्ट। 7 प्रमोशंस मुझे। लास्ट जो मेरी पोजीशन थी वो थी कंट्री डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट से नीचे, कंट्री डायरेक्टर फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये अल्लाह का कितना करम है कि वहाँ मैं रिवोल्ट अपने आप से कर रहा हूँ कि यार ये क्या मुसीबत में मैं आ गया हूँ। आधी सेक्रेटरी मिली है और आधा कमरा मुझे मिला हुआ है, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। सो उसके देखो कि कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचा दिया उसने। गवर्नर स्टेट बैंक, फिर आपकी अपॉइंटमेंट। फिर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई।
तो मैं आया यहाँ पर, तो उस वक्त सैंक्शन हो गई थी न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद। 11 बिलियन की आपकी जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स थे, ठीक है। रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स के, वो सारे फ्रीज हो गए थे। तो कोई पाकिस्तान में पैसा नहीं लाना चाह रहा था। एलसीज जो थी वो आपकी कन्फर्म नहीं हो रही थी। टैंकर्स खड़े होते थे, ऑयल टैंकर्स आउटसाइड द एनकरेज एंड केमाड़ी। हमारे पास पैसे नहीं थे कि उनको हम छुड़ा सकते थे। 300 मिलियन के हमारे पास लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज था, वो भी मांगे तांगे के थे। ठीक। 500 मिलियन हमने चाइना से मांगे हुए थे, वो थे। अब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और उस ज़माने में मिलिट्री सैंक्शंस जो थी वो कोई नहीं पसंद करता था कि मिलिट्री गवर्नमेंट को हेल्प करें। ठीक है। बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हिम कि डिस्पाइट द फैक्ट ही असेंबल्ड वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट इन द फर्स्ट 3 years फ्रॉम 99 to 2002। जब तक वो खुद सियासत के उसमें नहीं आए थे, ठीक है, तब तक बड़ी मेरिट के ऊपर बेस्ट, एंड दैट वाज द बूम पाकिस्तान में। और एक अंडरटुक रिफॉर्म्स, हम बात करते हैं आजकल रिफॉर्म्स की, उन्होंने रिफॉर्म्स की। अब तुम उस जमाने में तुम आ गए थे और तुम मुझे भी इंटरव्यू करते थे। एक्सपोर्ट्स, मेरा आपका साथ माशाल्लाह इट्स बीन 20 years अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपोर्ट्स जो थी वो डबल हो गई। एफपीआर के रेवेन्यूज जो थे वो ट्रिपल हो गए। ग्रोथ रेट जो थी वो 6-7% की थी। 3 साल आउट ऑफ दो 7 years करंट अकाउंट सरप्लस में था। एफडीआई जो था वो 5 बिलियन 2 साल में, हम आज तक पाकिस्तान की तारीख में 5 बिलियन नहीं आया। ठीक, एफडीआई तो वाकई नहीं आया। प्राइवेटाइज कर दिया टेलीकॉम कंपनीज को, ओपन अप कर दिया, बैंकिंग सेक्टर को कर दिया। ये सारा मुशर्रफ साहब ने किया। लोग कहते हैं कि जी वो 2001 में उनके पास पैसे आए, 9/11 के बाद उनको पैसे आए। मैंने उसको एग्जामिन किया है एंड आई हैव डॉक्यूमेंटेड दिस इन माय बुक गवर्निंग द अनगवर्नेबल। मैं आ रहा था, वो एक शाहकार मानी जाती है। 2001 से और 2008 तक जो आई है फॉरेन असिस्टेंस वो लोअर है एज कंपेयर टू 2008 to 2013 जब कैरी लूगर बिल आया है। अच्छा। जब कैरी लूगर बिल आया है यूएस की, वो असिस्टेंस जो है वो क्यूमुलेटिवली 5 साल में ज्यादा है एज कंपेयर टू द 7 years ऑफ दैट। तो ये कहना कि जो सारी कुछ तरक्की हुई है वो इस वजह से हुई है कि 9/11 हुआ है। 9/11 से हमें बड़ा फायदा हुआ है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई स्टिल मेंटेन कि जो भी गवर्नमेंट अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेगी ये पैसे आएंगे और खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उस दौर में भी ऐसा हुआ ना सर, आए तो वो स्टॉक मार्केट में भी लग गए, फिर वो आपके रियल एस्टेट के अंदर भी लग गए, बलून हुआ 2005 का क्राइसिस और ये सारी चीजें। नहीं, 2007-8 में हुआ ना क्राइसिस। उसमें पॉलिटिशियन थे, वो हो गए थे, वो बनना चाह रहे थे प्रेसिडेंट फौज में रहकर। जब आप वो करते हैं तो कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल प्राइसेस जब बढ़ी फूड की और ऑयल की, ही डिडंट पास थ्रू दैट। ठीक है, उसकी वजह से क्राइसिस हुआ। कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी आप अपने इकोनॉमिकल हार्डकोर इकोनॉमिकल डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमेशा यही होगा। चाहे वो मुशर्रफ साहब के दौर में हो, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो, हालात हमेशा ऐसे ही होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आजकल की बात है, आपने वहां पर इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, इमरजेंसी जो है वो नाफिज हो गई। सो दिस कॉम्बिनेशन, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। सो व्हेन यू हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम मॉर्गेज का जो था, हमने कितने प्रोग्राम किया आपके साथ बैठ के, प्राइम मॉर्गेज का था। सो व्हेन यू कंबाइन ऑल दिस, द कंट्री गॉट इनटू अ क्राइसिस इन 2008।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2000 से लेकर और 2007 तक जो गवर्नेंस थी, जो रिफॉर्म्स थी, वो बड़ी अच्छी हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही स्टार्टेड मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर्स, क्योंकि पीएमएलक्यू उनके साथ आ गई थी, तो वो अपना एजेंडा करना चाह रहे थे, बट दैट वाज दी। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त भी थोड़ा सा कमी आ रही है, मैं आ जाऊं। आप ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से इमरान खान साहब के साथ भी आपने काम किया, लेकिन आपने असाइनमेंट पूरा नहीं किया, ठीक है? अर्ली आप उनकी नहीं, क्या हुआ? मैंने 3 साल के उनसे एक एग्रीमेंट किया था जब उन्होंने मुझे ऑफर किया था। आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान, उन्होंने मुझे बुलाया जब, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 3 साल के लिए आपके साथ काम करूंगा। एट द एज ऑफ 80 आई वुड हैव कंप्लीटेड 57 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस पब्लिक सर्विस। ये 9 से 5 तक की स्ट्रेसफुल जॉब जो है, अच्छा, वो मुझे पसंद नहीं है। कहने लगे डॉक्टर साहब आप तो इतने एनर्जेटिक हैं, मैं अपने मिनिस्टर्स को कहता हूं कि डॉक्टर साहब जैसी एनर्जी तुम में हो तो तुम तो कहां से कहां कर जाओगे, बट आई सेड दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं ये स्ट्रक्चर 9 to 5 में अब नहीं करना चाहता, तो मेरी उनके साथ ये एग्रीमेंट थी। और 3 साल में जो मैंने रिफॉर्म्स का पैकेज बना के दिया, वो कैबिनेट से अप्रूव भी करवाया उन्होंने, बट हैविंग सेड दैट एग्जीक्यूशन was not my responsibility. ठीक है, आप execution साइड पे थे। Execution was the ministry's concern. ठीक है, मिनिस्ट्रीज ने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई शैडो कैबिनेट या केयरटेकर गवर्नमेंट आती है या आने की बात होती है, तो फर्स्ट चॉइस बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एमकेएम के हवाले से, क्योंकि मैंने देखा है कि जरा आप डॉक्टर इशरत हुसैन का नाम जाता है, वो आप निकलते हैं सियासी चीजों से, वो आपको पकड़ के मैं नहीं करना कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं। देखिए, ये बड़ा आई एम वेरी ग्रेटफुल। पहली दफ़ा मुझे जरदारी साहब ने बुलाया, वो प्रेसिडेंट थे, और ये बनने वाली थी केयरटेकर गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा जी यू विल बी आवर कैंडिडेट। आई हैड नो एफिलिएशन विद जरदारी साहब। मैंने कहा जी कि मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल काम करूंगा, मैं तो किसी की बात नहीं सुनूंगा। कहते इसलिए आपको हम बना रहे हैं। So I must give credit to him. He said that to me. उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मुझे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ निशान इम्तियाज दिया, माशाल्लाह। देखें, और इमरान खान साहब ने मुझे अपना एडवाइज़र बनाया और मुशर्रफ साहब ने अपनी कैबिनेट। तो लोग सोचते होंगे कि आपके कुछ कलीग्स हैं, वो मेरे बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये मैन ऑफ ऑल सीजन्स, कि जो भी हुकूमत होगी उसके साथ। आई ओनली वर्क फॉर द कंट्री, लेट मी से दिस, एंड देयर इज नो रेटरिक इन दिस। ठीक, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट हो, if I am able to make a contribution for the betterment of the country, I am there. लेकिन मुझे सियासत में लेने का कोई वो नहीं है, and I don't believe in caretaker government. Let me tell you this: caretaker government is an interruption in the normal economic activities. 6 महीने तक मुल्क जो है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, so I don't believe in. सर, अब तो वो फुल फ्लैज गवर्नमेंट्स जो हैं उनके अंदर भी अब सदर के हवाले से बात करें और दूसरे ओहदों के हवाले सब सियासी हो गए हैं, तो अब तो कोई अमल, और चूंकि आप कह चुके हैं कि एट द एज ऑफ 80 I don't want any. अब कुछ नहीं करना है ऐसा। No, I would never consider any political appointment. क्यों, अल्लाह ने इज्जत दी है बहुत, इस वक्त मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अपनी मुसीबत क्यों खड़ी करनी है आखिरी वक्त पे, जब मैं कब्र के नज़दीक हूँ, मैं अपने आप को क्यों ख़राब करूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, कुछ रिसर्च के ऊपर आ जाइए, कुछ तहकीक के ऊपर आ जाइए, फिर गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ये जो है कितना इसने डॉक्टर इशरत हुसैन को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर गया। हुआ ये कि मेरी पहली किताब आपने देखी होगी, आप उस वक्त बहुत बच्चे थे, पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट, जो 99 में मैंने लिखी थी, बिफोर आई जॉइंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करने का जो जनरल्स ने मुझे कहा कि जी हमने आपकी किताब में जो एजेंडा था उसको हमने फॉलो करना था, दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग यू इन। इमरान, मेरा ये यकीन है कि इस मुल्क में तुम, हम, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस,
feudal landlords, industrialists, big businesses, military officers, इन्होंने सारे फ़ायदे जो हैं वो अपने लिए उठा के रखे और आम जो आदमी है उसको ग्रोथ का, डेवलपमेंट का कोई बेनिफिट नहीं जा रहा। उसके बच्चे को तालीम आप नहीं दे सकते हैं, आज की फैमिली बीमार हो जाए तो उसको आप दवाइयाँ नहीं दे सकते, उसको सेहत नहीं दे सकते, पीने का पानी नहीं दे सकते। अब देख ले कराची में बारिशें हुई हैं, सारा मेरा घर जो था वो पानी से भर गया, मैं डिफेंस में रहता हूँ। तो ये सोसाइटी जो है कितनी अनफेयर एंड अनजस्ट है। तो मेरा कहने का ये है, एंड आई हैव रिटन ऑन दिस, कि शेयर्ड ग्रोथ मॉडल होना चाहिए कि जिसमें बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर वाइडली शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्रास रूट लेवल। चाहूंगा कि आपसे, मतलब ये जाहिर है कि आधे एक घंटे की नशिस्त तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कोशिश की कि ज़रा कुछ थोड़ा बहुत झांकने की कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में, आपके इस पूरे करियर में, इस कौम के नाम, मेरी जैसी नस्ल के नाम और आइंदा आने वाली नस्ल के नाम, डॉक्टर इशरत हुसैन का। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने जो बायोग्राफी आई है अभी सत्तान नकवी ने मेरी लिखी है, उसमें मैंने कुछ मैसेजेस उसके थ्रू दिए हैं। एक तो ये है कि शॉर्टकट से आप आगे कामयाबी नहीं ले सकते, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड work hard throughout your life and keep on improving yourself and learning yourself, then the future is bright for you. यहाँ ये है कि अच्छा selected questions हमने कर लिए, उनको रट लिया, इम्तहान में हमने ठीक है दे दिया और पास हो गए, you have no future. Second, do what is dear to you. ये नहीं कि माँ बाप ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। एक्सप्लोर योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ, ठीक है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। मेरे पास, आपने आईबीए का तो मैं जिक्र ही नहीं किया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। आईबीए में मेरे पास बच्चियाँ आती थी कि जी हम तो म्यूजिशियन बनना चाह रहे थे, हम तो आर्टिस्ट बनना चाह रहे थे, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें। आपने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, माँ बाप ने उनको ज़बरदस्ती दिला के। सो एक्सप्लोर योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ, जो तुम करना चाहते हो वो करो। तीसरा, परसिवियरेंस जो है वो बड़े ज़रूरी, डोंट गिव अप। फेलियर्स आर एक्चुअली द फाउंडेशंस ऑफ सक्सेस। सही है। अगर आपने फेलियर्स को डिसअपॉइंट हो गए और उससे आप घबरा गए तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकेंगे। लर्न फ्रॉम देयर, सम टाइम यू सक्सेस एंड सम टाइम यू लर्न, राइट, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड फ्रॉम योर फेलियर्स। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन माने कि बहुत खुशी हुई आपके साथ ये नशिस्त करके, ये प्रोग्राम करके। नाज़रीन, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, यकीनी तौर से जिन्हें हम पाकिस्तान का एक असासा कह सकते हैं, लिविंग लेजेंड कह सकते हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तवील सेहत दे और इनके तजर्बे से मुझ समेत और आने वाली जो नस्लें हैं पाकिस्तान की, वो उनसे मुस्तफीद हों।